नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, तो हिंदी इलेक्टिव। ठीक है, जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है इसमें जो बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम होगा, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होगा, जो आपका डेट शीट जो है सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है। और आप सभी को पता भी होगा 19 फरवरी, मैं आपके कह रहा हूँ बच्चों 19 फरवरी 2024 को जो है आपका सीबीएसई का जो है हिंदी इलेक्टिव का बोर्ड एग्जाम है। तो इस बोर्ड एग्जाम के लिए यानी इस दिन जो आपका पेपर होगा, इसके लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरी गारंटी है आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और बहुत सारे पर्सन जो है आपको जो है बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास टोटल 2 पुस्तक होगी। ठीक है, हिंदी में आपके पास टोटल 2 बुक होगी। पहला आपका है अंतरा भाग 2, दूसरा आपका है अंतराल भाग 2। चित्र आप देख सकते हो बुक का कुछ इस प्रकार से। तो दोनों बुक के जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं आपको आज के इस एक वीडियो में कराने वाला हूं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे विस्तार से। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करते हैं अंतरा भाग 2 आपकी जो पुस्तक है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपका इस बुक से प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट। देखो, जो प्रश्न जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें। देखो, पहला आपका प्रश्न इसमें बनेगा कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जो ये पंक्ति है ना, ये आपका देवसेना के गीत से लिया गया है। और इसमें यह बताया गया कि जब देवसेना जो है स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, तो स्कंदगुप्त जो है ना कहीं देवसेना को धोखा देता है और स्कंदगुप्त जो विजय से प्यार करता है। तो यहीं पे ये बताया गया कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यानी कि जो देखो, जो भी देवसेना थी ना, उसके जो जीवन के अच्छे से पल थे, उसने जो एक भ्रम के रूप में यानी पूरा मधुकरियों के भीख के रूप में लुटा दिया। क्योंकि जो है देवसेना जो है कहीं ना कहीं कह सकते हो आप, जो स्कंदगुप्त के प्यार में फंसी हुई थी, और जो स्कंदगुप्त के प्यार उसको मिला नहीं, देवसेना के साथ धोखा हो गया। समझते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। देखो, इन पंक्तियों में देवसेना ने अपने दुखों का वर्णन किया है। ये जो पंक्ति है ना, तो इस पंक्ति में जो है देवसेना ने अपने दुखों का वर्णन किया है और कहा है कि मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में, देवसेना बता रही है कि मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में जो है अपनी जीवन रूपी कमाई को खो दिया। अर्थात देवसेना जो है स्कंदगुप्त के पीछे पागल थी कि देवसेना जो है कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त देवसेना सोचती थी कि स्कंदगुप्त जो देवसेना से प्यार करता है, लेकिन जो वास्तव में जो है स्कंदगुप्त जो है किसी और यानी धनकुबेर की जो पुत्री है विजया, उससे प्यार करता था। तो देवसेना के साथ क्या हो गया, धोखा। यानी पूरे जो जीवन में जो देवसेना जो है स्कंदगुप्त की राह देखती रही, तो देवसेना की जो है मेहनत यानी कि विफल हो गई। ठीक है, क्योंकि उसको जो है स्कंदगुप्त का प्यार मिला नहीं। ठीक है, अर्थात जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन जो है स्कंदगुप्त जो है विजय से प्यार करता था। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त जो है धोखेबाज था और वो धनकुबेर की पुत्री विजय से प्यार करता था। तो देवसेना के साथ यहाँ पे धोखा हो गया। ठीक है, तो देखो, जिस कारण देवसेना की इच्छा एक भीख के रूप में लुट गई, यानी देवसेना की जो इच्छा थी ना वो एक भीख के रूप में लुट गई। आप ही सोचो, जो लड़की इतना किसी मतलब लड़की को चाह रही, यानी मान लो देवसेना जो है स्कंदगुप्त से इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त जो है उसने देवसेना को धोखा दे दिया, और जो है कहने की स्कंदगुप्त जो विजय से प्यार करता था। तो देवसेना जो पूरे जीवन भर जो स्कंदगुप्त का राह दिखती है ना, तो वो जो भी उसका जीवन संचित जो भी पल था, जो भी अच्छे से यादें थी, वो सारी एक भीख के रूप में लुट गई। तो इस पंक्ति का भाव ये बनता है। ठीक है, अब देखो आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। जो कवि है ना, ये आपका देवसेना के गीत से लिया गया है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। आपने देखा कि देवसेना जो है किस तरह जो है स्कंदगुप्त को पाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन देवसेना विफल हुई, उसको सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि स्कंदगुप्त जो धोखेबाज था, और स्कंदगुप्त जो है वो धनकुबेर की पुत्री विजया से प्यार करता था। ठीक है, तो देखो, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि जब मनुष्य प्रेम में किसी के प्रति आशा रखता है, जो मनुष्य है जब प्रेम में किसी के प्रति आशा रखता है,
तब जब उसका प्रेमी उसे धोखा दे देता है, तब जो उसका जो प्रेमी होता है ना वो उसको धोखा दे देता है, तब मनुष्य को जो है बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप सभी को पता है, मान लो किसी को जो है धोखा मिलेगा तो जो है कहने के उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक इसी प्रकार देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति, जो देवसेना है उसने स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम की आशा रखी थी। आप सभी को पता है देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी। और जब स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया, तब देवसेना को बहुत बुरा लगा। देखो इस पंक्ति का पूरा अर्थ यही है कि देवसेना जो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है किसी और से प्यार करता था। लेकिन जो है ना कवि ने जो आशा को बावली क्यों कहा है, तो कवि ने आशा को देखो बावली इसलिए कहा है क्योंकि देखो आशा में जो बावली किसको कहते हैं, जब मान लो किसी चीज के प्रति आप इतने ज्यादा मतलब उत्सुक हो जाओ कि आप उसकी चाहने लगो, लेकिन सामने वाला आपको वैल्यू ही ना दे, आपको रिस्पेक्ट ही ना दे, ठीक है, तो मतलब कहने की पागलपन हो जाता है। मतलब समझ सकते हो आप कि किसी के प्रति ऐसा ही काम ना करना कि मतलब उसे कोई उम्मीद ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए बावली कहा है किसको, देवसेना की आशा को, क्योंकि देवसेना ने आशा रखा था कि वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी और स्कंदगुप्त जो उसको जो है स्कंदगुप्त का जो साथ है वो देवसेना को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कंदगुप्त ने जो है कहने की देवसेना को धोखा दे दिया, तो कहने की देवसेना की आशा जो है बावली कही जाने लगी। अब देखो तीसरा प्रश्न है आपका, कॉर्नेलिया का गीत कविता में कवि ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। जो आपका कॉर्नेलिया का गीत है, ये जो आपको कविता है बच्चों, तो इस कविता में जो भारतवर्ष की जो विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता को जो वर्णन कवि ने किया है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आंसर, कवि ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। पहले की बात करें हम, तो भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। आप सभी को पता है जो भारत देश है वहां पर जो सूर्य किरण है ना वो सबसे पहले पहुंचती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। आप सभी को पता है भारत का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। आप सभी को पता है भारत देश जो है यहाँ पे अनजान व्यक्ति को भी सहारा दिया जाता है। यहाँ के लोग दया और करुणा से भरे हैं। आप सभी को पता है जो भारत के लोग होते हैं वो दया और करुणा भाव से भरे होते हैं, और भारत की संस्कृति महान है। तो ये सभी विशेषताओं का वर्णन किया है कवि ने, ठीक है। देखो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, यह दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि से विलय क्यों और कैसे संभव है। ये जो आपका कविता है, चैप्टर है, यह दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो, तो इसमें जो व्यष्टि यानी जो व्यष्टि मतलब होता है व्यक्ति और समष्टि मतलब समाज, यानी व्यक्ति का समाज से विलय यानी जुड़ना क्यों और कैसे संभव है, आपको ही बताना है। देखो इसमें पूरा ये बात क्या गया है बच्चों, जैसे मान लो एक दिया है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, इसको रफ कर लेता हूँ एक बार मिटा करके फिर आपको समझाता हूँ। देखो मान लीजिए एक दिया है, उसको यदि आप जलाओगे तो कम रोशनी देगा, लेकिन यदि आप 1000 दिए को जलाओगे तो रोशनी ज्यादा देगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको जो कहने के समाज के साथ जो है जुड़ना पड़ेगा, जिससे जो है व्यक्ति के गुणों का भी विकास हो सके और समाज का भी विकास हो सके। यानी व्यक्ति और समाज के जोड़ पे इस पूरे कविता में जो है बल दिया गया है। और इस प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का समाज से जुड़ना क्यों आवश्यक है और क्या ये संभव है, तो आपका बिल्कुल संभव है। व्यक्ति समाज से जुड़ सकता है, कैसे जुड़ सकता है और क्यों आवश्यक है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ आंसर में। देखो व्यक्ति का समष्टि से विलय इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक ज्यादा उजाला नहीं देता, मैंने आपको बताया जिस प्रकार जो दीपक है एक अकेला दीपक जो है ज्यादा उजाला नहीं देता, ठीक उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति अपना खुद का विकास नहीं कर सकता। एक जो अकेला व्यक्ति है क्या वो खुद का विकास कर सकता है, नहीं कर सकता। और यदि वह व्यक्ति समष्टि अर्थात समाज से जुड़कर कोई कार्य करेगा तो व्यक्ति का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। यदि व्यक्ति समाज से जुड़कर कार्य करेगा तो व्यक्ति का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को, मान लो व्यक्ति टीचर है, उसको मैथ्स आता है, यदि वो समाज के बच्चों को मैथ्स पढ़ाएगा तो क्या है, टीचर का भी विकास होगा, टीचर को सैलरी मिलेगी और बच्चे का भला होगा, बच्चे को मैथ्स के बारे में जानने को मिलेगा। जिस प्रकार यदि हम एक साथ लाखों दीपक को जलाएं तो उजाला ज्यादा होगा। कभी जो है यहाँ पे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो है यदि हम एक साथ लाखों दीपक को जलाएंगे तो उजाला कहने के ज्यादा होगा, ठीक है। और व्यक्ति का समष्टि से विलय संभव भी है। जो व्यक्ति है और जो समष्टि समाज है उसका जो मिलन है वो यानी जुड़ाव जो संभव भी है, क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करेगा या फिर व्यक्ति के अंदर जो गुण है वह अपने गुण को समाज में बांटेगा तो समाज का भी विकास होगा और व्यक्ति का भी विकास होगा।
मतलब देखो, व्यक्ति को ज्यादा कुछ नहीं करना, व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसे अपने गुणों को समाज के साथ जोड़ना है, जिससे जो है समाज का भी विकास हो जाए और व्यक्ति का भी विकास हो जाए। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पर है। खाली कटोरे में बसंत का उतरना पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देखो, खाली कटोरों में बसंत का उतरना, इस पंक्ति का क्या भाव है? तो देखो, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से हमारा आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लग गई है। कैसे मिलने लग गई है? देखो, जब लोग बनारस आते हैं तो वह कुछ ना कुछ भिखारी को दान देते हैं। आप सभी को पता है, जब बनारस में जब बसंत का महीना आता है तो बहुत सारे जो श्रद्धालु है वो बनारस की ओर आते हैं, और जब बनारस की ओर आते हैं तो भिखारी को कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो खाली कटोरे होते हैं ना वो भिखारियों के, वो भी बसंत के समय में भर जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जब बसंत आता है तो भिखारी की कटोरे भी जो है वो भर जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं 6वां प्रश्न आपका, हारे हूं खेल जिता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय? ये बच्चों आपका भरत राम का जो प्रेम है, प्राचीन कविता, उससे ये एक प्रश्न लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो, हारे हूं खेल जिता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय? तो इस कथन में जो है भरत जी ने जो है प्रभु श्री राम के प्रति, उनके जो बड़े भाई है राम, उनके प्रति जो उनका जो प्रेम भाव है ना, वो बताया कि जो राम जी है उनका मतलब व्यक्तित्व, उनका जो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, उनका जो विचार बहुत ज्यादा अच्छा है, वो समझते हैं आप। देखो, इन पंक्तियों में भरत जी ने श्री राम के व्यक्तित्व यानी श्री राम जो किस स्वभाव के उनके बारे में बताया है कि उनका स्वभाव तो इतना अच्छा है कि वो तो मुझे खेल में भी जिता देते हैं। यहाँ पे जो है कहने की भरत जो है श्री राम जी की जो है कहने की अच्छाइयों को बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि देखो, हारे हो खेल जिता वही मोही, इतना मतलब श्री राम जी इतने पवित्र, इतने मतलब अच्छे हैं कि जो खेल में भी जो भरत जब हार जाते हैं तो उनको श्री राम जिता रहते हैं। तो इस पंक्ति का आशय ये है, मतलब भाव ये है, समझ गए आप। 7वां प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर है, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? जो आपका ये प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ है, इसके आधार पर जो लेखक है उनके पिता की क्या क्या विशेषताएं थी वो आपको बतानी है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो देखिए, लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, सबसे पहला है, उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। दूसरा, वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। तीसरा, वे फारसी भाषा में लिखी गई युक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई युक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। मतलब फारसी भाषा के युक्तियों को और हिंदी भाषा की युक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। वे प्राय रात को सारे परिवार को इकट्ठा करके रामचरितमानस, रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे। मतलब पूरा जो घर के सदस्य को रात में इकट्ठा करके रामचरितमानस, रामचंद्रिका का जो पाठ है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के सुनाया करते थे। तो ये कुछ इसका आंसर हो जाएगा आपका। अब बच्चों आपका 8वां प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? तो मैंने आपको बताता हूं, देखो, एक बच्चा होता है जिसको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, हर एक चीज रटवाया जाता है, तो लेखक जो वो दुखी हो जाता है कि बच्चे को उसकी आयु से पहले शिक्षा दी गई है। जब बालक इनाम में लड्डू मांगता है तो लेखक कहने की सुख की सांस भरता है कि चलो बालक का बचपना बचा हुआ है, क्योंकि लड्डू कौन मांग सकता है? बच्चा ही मांगेगा। तो समझते इसका आंसर क्या होगा? देखो, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए भरी क्योंकि जब लेखक ने बालक को सभी रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर देते हुए देखा तो लेखक चिंतित हो गया। जब लेखक ने बालक को सभी रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर देते हुए देखा तो लेखक चिंता में आ गया कि बच्चे को जो है इसकी आयु के अनुसार शिक्षा नहीं दी गई, बल्कि इसको जो है इसकी कम उम्र में बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की गई। ठीक है, कि इस बालक को इसकी आयु के अनुसार शिक्षा नहीं दी गई, मतलब आयु तो कम है लेकिन शिक्षा बहुत ज़्यादा दे दी गई, बल्कि इसको सभी प्रश्न रटवाए गए हैं। और जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को लगा चलो बालक का बच्चा आयु बचा है, उसके अंदर जीवित है, इसलिए लेखक ने जो है सुख की सांस भरी। तो सीधी सी बात है, एक बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा रटवाया जाता है। ठीक है, और जब बालक इनाम में लड्डू मांगता है तो लेखक खुश हो जाता है, चलो बालक का जो बचपना है उसके अंदर जीवित है। ठीक है, अब बच्चों आपका 9वां प्रश्न है, बड़ी बहुरिया अपने मायके क्यों संदेश भेजना चाहती थी? जो बड़ी बहुरिया है वो अपने मायके में क्यों संदेश भेजना चाहती थी आपको बताना है। देखो, बड़ी बहुरिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, बड़ी बहुरिया जो है उसकी हालत कहने की बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि वह इतनी ज़्यादा खराब हालत में नहीं रह पाएगी। ठीक है, यानी कि जो बड़ी बहुरिया है ना उसकी हालत जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए जो अपनी मायके संदेश भेजना चाहती थी कि जो है वो इस खराब हालत में, इतनी खराब परिस्थिति में जो है वो यहाँ नहीं रह सकती, अपने मायके वालों को बोल रही थी कि आप आओ और मुझे यहाँ पे ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। ठीक है,
और वह अपने मायके वालों को अपना संदेश बताकर ये कहना चाहती थी कि उसके मायके वाले उसे यहाँ से ले जाए। मतलब जो है ना, बड़ी बोरिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो बड़ी बोरिया ने जो है अपने एक संदेश भाग के द्वारा जो है संदेश भेजा अपने मायके कि जो है आप मायके वाले को बोला कि आप, मेरी हालत ख़राब है, वो नहीं रह सकती, तो जो है आप आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन बच्चों आपका है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो देखो, शेर का मुंह जो है भयानकता का प्रतीक है। जो शेर का मुंह जो है भयानकता का प्रतीक है। शेर का मुंह डरावना, आप सभी को पता है। शेर का मुंह के सामने को जाएगा नहीं जाएगा। जबकि जो रोजगार का दफ्तर है वो नौकरी देने का स्थान है। आपको पता है रोजगार का दफ्तर है वो कहने के नौकरी देने का स्थान है। यहाँ पे लोग जो खुशी खुशी जाते हैं। शेर के मुंह में लोग डरते हुए जाते हैं। शेर के मुंह में जो है लोग जो डरते हुए जाते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में जो लोग हैं वो हंसते हुए जाते हैं। रोजगार दफ्तर पता है सबको, उसमें जो उनकी जीविका चलती है, उनका साधन होता है। ठीक है, इसलिए जाते हैं। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं। शेर का जो मुंह होता है उसमें लोग जो कहने के मरने के लिए जाते हैं। आपसे पता, शेर को कुछ काम का थोड़ा ना, शेर तो इंसान को मार ही देगा। परंतु दफ्तर में लोग नौकरी के लिए जाते हैं। शेर के मुंह में लोग तो मरने के लिए जाते हैं, लेकिन दफ्तर में लोग जो है नौकरी करने के लिए जाते हैं। शेर का मुंह मात्र एक छलावा है एवं यहाँ जान से धोखा मिलता है। देखो, ये शेर लहू का है ना, इसमें जो है मतलब शेर का जो छलावा बताया गया कि लोमड़ी को बताया जाता है कि यहाँ पे घास का मैदान है। एक आदमी को बताया जाता है कि यहाँ पे जो व्यापार, मतलब कहने की आप कह सकते हो कि रोजगार का दफ्तर है। मतलब कहने के जो लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन जो है वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब बच्चों आपका 11वां प्रश्न है, कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो कुटज को गाड़े का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि कुटज कठिनाई के समय काम आया। कुटज जो है वो कठिनाई के समय काम आया। कालिदास जब रामगिरी पर्वत पर पहुंचे, जो कालिदास थे वो जब रामगिरी पर्वत पर पहुंचे, तब उन्होंने इसी कुटज के फूल का अर्घ्य देकर मेघनाथ की अभ्यर्थना की थी। देखो क्या होता है, जब कालिदास को मेघनाथ का अभ्यर्थना करना होता है, अर्घ्य देना होता है, तो उनको कोई फूल नहीं मिलता, तब कुटज का फूल उनको मिलता है। इसलिए कुटज जो है इतने खराब परिस्थिति, इतने मतलब मुश्किल समय में काम आया, इसलिए कुटज को हम गाड़े का साथी कहते हैं। ठीक है, उस समय उन्हें कोई और फूल नहीं मिला था, तब कुटज ने उन्हें सहारा दिया था, इसलिए जो है कहने के कुटज को गाड़े के साथी कहा जाता है। क्योंकि मुश्किल समय में जो है कुटज काम आया था, इसलिए हम कह सकते हैं कुटज को गाड़े के साथी कहा गया। इस प्रकार बच्चों आपका पहले बुक का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा बुक जो आपका अंतराल भाग 2, इसके इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसमें आपका पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। आपको पता है सूरदास की झोपड़ी में जो है सूरदास की झोपड़ी जल जाती है, तो जो भैरव वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाता है। लेकिन भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, क्या रीजन था, क्या कारण था, वो आपको बताना है। तो भैरव जब सुभागी को मारता था, जब भैरव जो है सुभागी से मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, तब जो है सुभागी भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी। क्या होता था, जो भैरव की पत्नी है सुभागी, जब भैरव अपनी पत्नी को मारता था, तो जो है सुभागी जो है भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी। ये भैरव को अच्छा नहीं लगा। ये जो बात है भैरव को अच्छा नहीं लगा, और भैरव के अंदर बदले लेने की भावना जाग उठी कि मेरी पत्नी जो है इसकी झोपड़ी में क्यों जा रही है। और भैरव ने यह ठान लिया कि वह सूरदास से बदला जरूर लेगा। अब भैरव ने ये निश्चय कर लिया कि मुझे जो है सूरदास से बदला लेना है। भैरव ने अपना बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। इसी बदले के कारण जो है सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग लगा दी, क्योंकि भैरव सोच रहा था कि मेरी पत्नी सूरदास की झोपड़ी में क्यों जा रही है, तो वो बदले की आग में जो है भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। ठीक है। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है इस बुक का इंपॉर्टेंट कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार होगा। जो विश्वनाथ है उन पर क्या अत्याचार हो गया। तो देखो, विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। विश्वनाथ जो थे वो अपने माँ का दूध पीते ही थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया, तो माँ के दूध पर जाहिर सी बात है छोटे भाई का अधिकार हो गया, और ये विश्वनाथ का अत्याचार था पहला। विश्वनाथ का दूध छूट गया। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसरीन दाई ने पाला। अब विश्वनाथ को पाला भी 3 साल किसने, पड़ोस की कसरीन दाई ने। माँ का स्थान किसने ले लिया, तो दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। देखो, विश्वनाथ के सामने 2 अत्याचार हुआ। पहला, माँ का दूध छूट गया क्योंकि छोटे भाई का जन्म हो गया। दूसरा जो है कसरीन दाई ने जो है विश्वनाथ को पाला, यानी कि माँ का स्थान जो है ना दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ के ऊपर अत्याचार हो गया। अब जो आपका तीसरा प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जो जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो है वो एक उजाड़ की सभ्यता है। विकास के नाम पर पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, क्यों कहते हैं समझते हैं आप। देखो, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, इस औद्योगिक सभ्यता के कारण ही आज पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। आप सभी को पता है उद्योग धंधे में जो प्रदूषण निकलता है,
पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जल की कमी हो रही है, नदी का पानी खराब हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, यह सब हो रहा है जिससे समाज की सभ्यता उजड़ रही है। जिससे जो समाज की सभ्यता है वो कहने की खराब हो रही है, उजड़ रही है। इसलिए जो है लेखक ने इसे उजाड़ की आप सभ्यता का, मतलब विकास की सभ्यता नहीं है, इससे जो सभ्यता समाज की वो उजड़ रही है, इसलिए लेखक ने जो है इसे उजाड़ की अब सभ्यता कहा है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके, ठीक है, उनका पेपर भी अच्छा जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके, उनका भी भला हो सके, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मेरी ओर से आप सभी को जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपके अच्छे नंबर आए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय